क्वेश्चन नंबर 71 देखें। इसमें क्या कह रहा है आपको, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बताना है। बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो जो अल्कोहल मतलब जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं हम लोग बच्चों? जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन। जैसे देखें यहाँ पे तो अल्कोहल है ही नहीं, इसको तो चेक करेंगे नहीं। यहाँ पे OH है, तब चेक करना कि ये OH जो है वो 2 डिग्री है या नहीं है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या वो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट कनेक्शन में, देखिए ये कार्बन यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कार्बन यहाँ से, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री। तो ये अल्कोहल भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, और इस कार्बन को अगर देखें तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये टोटल 3 कार्बन से जुड़ गया। ये तो हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो 3 डिग्री कार्बन पे जो जुड़ा हुआ OH है वो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। फिर यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे अगर OH देखें हम लोग बच्चों, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? तो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए ये कार्बन कहलाएगा 1 डिग्री। तो अल्कोहल भी हो जाएगा 1 डिग्री। अब इसको हम चेक करेंगे नहीं, इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब अल्कोहल है ही नहीं। यहाँ पे आ जाए, ये अल्कोहल है, इसमें देखें फिर वापस ये कार्बन को, तो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ, और ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मिथाइल है, ये भी 1 डिग्री ही माने या मिथाइला मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अल्कोहल है ही नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा और सेवन, ठीक है, सेकेंड और सेवन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसलिए ये 71 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट 72 देखें तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सोडियम कैटायन का आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी मेटल कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब होता है कि पहले आप उसके मेटल का लिखें, मतलब एलिमेंट फॉर्म में लिखें। उसके बाद अब देखें उसके ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सोडियम का लिखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम Na+ का लिखेंगे तो Na+ का लिखने का मतलब हुआ कि इसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, दो चार्ज होता है तो दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब कहाँ से हम रिमूव करेंगे? तो वो हमेशा आउटर मोस्ट सेल से रिमूव होगा। आउटर मोस्ट सेल देखिए यहाँ पे क्या है? थर्ड है, तो थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप हटा दें तो बच क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p6। तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। ऐसा देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये फर्स्ट में दे रखा है, ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें 73, इसमें क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि इस दिए गए कंपाउंड का बताइए लुईस स्ट्रक्चर कौन सा सही है। तो लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लुईस स्ट्रक्चर में हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसका वैलेंसी पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यही दोनों पॉइंट हम लगाएं इन सब स्ट्रक्चर में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस हाइड्रोजन का दो बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन कभी भी दो बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर गलत है। लुईस स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता सही इसका, ठीक है। फिर ये देखें तो यहाँ पे कार्बन में फॉल्ट है। कार्बन में क्या फॉल्ट है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ दो ही बॉन्ड बना हुआ है, जबकि 4 बॉन्ड बनना चाहिए। यहाँ पे भी अगर गौर से देखें तो इस कार्बन में ही फॉल्ट है, 4 बॉन्ड नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखें तो सारे एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड पीरियड से जो बिलोंग करते हैं। हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है और सारे एलिमेंट का वैलेंसी भी कंप्लीट है। इसीलिए ऊपर दिए गए कंपाउंड का ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो 73 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। अब हम लोग आते हैं 74 में। 74 में देखिए वापस फिर से वही कह रहा है, लुईस स्ट्रक्चर कह रहा है, बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही लगाएंगे कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, और
अगर उसके ऊपर चार्ज वगैरह आता है तो आपको देखना होगा क्या वो फॉर्मल चार्ज उसके ऊपर पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना बना दिया गया, 4 बॉन्ड बना दिया गया और इसके ऊपर चार्ज कितना, 0 है। तो न्यूट्रल फॉर्म में ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। फिर यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है लेकिन न्यूट्रल स्टेट में कभी नहीं। उसके ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तब वो बना सकता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें आके देखिए, इसमें देखिए नाइट्रोजन वापस 4 बॉन्ड बनाया हुआ है लेकिन इसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि बच्चों जब ये 3 बॉन्ड बनाता है तब इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर को डोनेट करके एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड ये बना सकता है। सेम कहानी यहाँ पे यही किया कि ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन उसके कंपेरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड बना है उसमें नाइट्रोजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, या यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों बात वैलिड है, इसलिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारे एलिमेंट का वैलेंसी पूरा है और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर भी क्या है, सही लुईस स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखें तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही लुईस स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये आंसर सी हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखें 75 में क्या कह रहा है। 75 में पूछा गया है कि ये कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इसमें देखिए दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक होता है बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर, दूसरा होगा एक है बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर, बॉन्ड पोलर या फिर नॉन पोलर, और एक आता है बच्चों क्या, मॉलिक्यूल। तो जब हमें बॉन्ड के बारे में डिसाइड करना हो कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो जिस बॉन्ड के बारे में आपको डिसाइड करना, उन दोनों एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लें। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो माना जाएगा कि वो बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस नहीं है तो वो बॉन्ड क्या मानेंगे हम लोग बच्चों, नॉन पोलर। लेकिन जब हमें मॉलिक्यूल को डिसाइड करना होता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, तब हमें क्या करना होगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं सबका पोलरिटी जानना होगा। उसके बाद सारे बॉन्ड के पोलरिटी को जब हम लोग सम अप करते हैं, वेक्टर सम निकालते हैं, तब जाके वो मॉलिक्यूल का पोलरिटी कहलाता है, और मॉलिक्यूल के पोलरिटी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल के पोलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल हम डाइपोल मोमेंट से पता कर पाते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अगर किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 आ गया तब वो कंपाउंड कहलाएगा नॉन पोलर। क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। और अगर म्यू नॉट 0 है तब वो कहलाएगा पोलर। तो ये तो बच्चों इससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट हो गया। अब हम लोग ये निकालते कैसे हैं, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बच्चों आपको क्या देखना होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। जब बॉन्ड का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके सारे बॉन्ड का पोलरिटी का वेक्टर सम 0 आएगा या नहीं आएगा। जैसे देखिए हम पहला स्ट्रक्चर लेते हैं NH3, तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। और पिरामिडल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे सारे बॉन्ड का पोलरिटी तो कभी भी वो 0 नहीं आ सकता। अब ये भी यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि पोलरिटी हम इस तरफ क्यों दिखा रहे हैं। तो पोलरिटी का जो रूल है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, चूंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो इन सारे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पोलरिटी का जो डायरेक्शन डिसाइड किया गया है वो बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए नेट म्यू जो होगा सारे बॉन्ड का अगर पोलरिटी निकालेंगे तो वो नॉन 0 आएगा, इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो हमें तो पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। हमें क्या निकालना बच्चों, नॉन पोलर, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। अब आते हैं CO2। CO2 का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो, क्योंकि देखिए जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो उस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड बने हैं उन सबके पोलरिटी का वेक्टर सम आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए स्ट्रक्चर जानना यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए यहाँ से आएगा तो ये पॉजिटिव से निगेटिव इधर जाएगा,
ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर चला जाएगा। अब देखिए ये दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और एक दूसरे कैंसिल करेंगे मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या नहीं होगा। तो ये देखें कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ठीक है, तो चार्ज भी सेम हो जाएगा दोनों का, ठीक, और बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, क्योंकि मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है बच्चों Q इंटू डी होता है, तो चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे वो बॉन्ड लेंथ होगा। तो इस तरीके से पता चल गया कि ये दूसरा क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि इसका म्यू जीरो आ रहा है। फिर उसी तरह से अगर आप वाटर का देखें तो वाटर को हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वापस ये बेंट आएगा, एंगुलर आएगा, तो इसका बॉन्ड इधर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका बॉन्ड इधर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और लोन पेयर का भी मूवमेंट आप ले सकते हैं। तो लोन पेयर मूवमेंट भी अगर आप लेते हैं तो ये आपको कभी भी नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं देगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पोलर। फिर CF4, CF4 बच्चों होता है टेट्राहेड्रल, CF4 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि इसमें सभी एटम आइडेंटिकल हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिमेट्रिकल होने के कारण इसका म्यू क्या हो जाता है बच्चों, जीरो होता है। इसका बॉन्ड में पोलरिटी है, सारे बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, क्योंकि सिमेट्री की वजह से ये सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखें Br2, तो Br2 जो है वो तो ऐसा होगा, क्योंकि दो एटम का स्ट्रक्चर तो हमेशा लीनियर ही हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कि इसमें पोलरिटी ही नहीं है, इसका बॉन्ड पोलरिटी ही जीरो है, तो पूरे मॉलिक्यूल का भी पोलरिटी क्या मानेंगे, जीरो, क्योंकि ये बॉन्ड में पोलरिटी नहीं आएगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। BF3 का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो ये आपको ऐसा आएगा, ट्राइगोनल प्लानर। तो अब यहाँ पे भी देखें कि सारे वेक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऐसा बनेगा यहाँ पे पोलरिटी, और ये 120 डिग्री पे तीन वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इस साइड जाएगा, और जितना मैग्नीट्यूड इसका आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड वापस इसका है, तो ये भी ओवरऑल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर। CH2Cl2, अब ये देखें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन चूंकि सारा एटम आइडेंटिकल नहीं है इसलिए इसको सिमेट्रिक नहीं मान सकते, तो इसका कभी भी जीरो नहीं आएगा। फिर H2O2 देखें, H2O2 का भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता हो तो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं। तो ओपन बुक, सॉरी ये H है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि ये नॉन प्लेनर होते हैं, ये क्या होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, और जब एक प्लेन में ये दोनों वेक्टर नहीं आएंगे तो कभी भी इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं देगा, इसलिए ये भी क्या कहला जाएंगे, पोलर। तो अब देखें कि नॉन पोलर में कौन कौन सा आया, दूसरा आ रहा है, दूसरा, फिर से आ रहा आपका चौथा, फिर से आ रहा पांचवा, उसके बाद आ रहा है छठा मतलब 6 नंबर, तो 2 4 5 और 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का पोलरिटी निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों ये 76। अब देखिए 76 में क्या कह रहा है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। तो जब भी बच्चों आपको स्टेबिलिटी निकालना होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिर कोई कंपाउंड हो, हम स्टेबिलिटी AERHI से निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये तीनों फैक्टर जो पहले का वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हमें अब यहाँ पे क्या देखना चाहिए, हाइपर। यहाँ पे अगर आप अल्फा एच देखें बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा एच आपको 2 अल्फा एच आएगा, हम समझते हैं अल्फा एच सबको निकालने आ रहा होगा, नहीं तो करना क्या होता कि कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बने हुए हैं उन दोनों कार्बन से पहले देखें कि कितना कार्बन जुड़ा हुआ, और जितना कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसका हाइड्रोजन बस काउंट कर लें, तो एक ये कार्बन है तो एक हाइड्रोजन, एक ये कार्बन है तो एक हाइड्रोजन, तो ओवरऑल 2 हो गया। यहाँ पे अगर आप उसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे CH2
ऐसा रहा होगा। C2H5 का स्ट्रक्चर CH2CH3 होता है, तो इस कार्बन से तो ये CH2 जुड़ा हुआ होगा, तो दो 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 और टू, तो टू और टू टू 4 टाइम्स आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 अल्फा H। यहाँ पे अगर वापस आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन दिया हुआ है ना, इसका अगर आप स्ट्रक्चर सोचेंगे तो ये ऐसा आ रहा है, और ये पूरा यूनिट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ। आप सोचिए ये कार्बन तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो एक ही हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल कितने होंगे 4 अल्फा एच। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 12 अल्फा एच मिलेगा। तो अब देखें सबसे ज्यादा अल्फा एच किस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा अल्फा एच होंगे उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहला आप देखें जब भी आपको कोई रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने हो तो आप दोनों चीजों पे फोकस करें, रिएजेंट पे भी फोकस करना होता है और रिएक्टेंट पे भी फोकस करना होता है। अब जैसे देखें यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो तो हमारे पास इस तरीके का दिया हुआ। अब सोचिए इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे OH अल्कोहल है, और रिएजेंट में क्या बच्चों H प्लस है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो गया बच्चों। तो अगर आपके पास H प्लस आ गया है तो सोचे कि H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो H प्लस वहां पे अटैक करेगा जहां पे इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। तो अब देखें ये डबल बॉन्ड खुद का एक पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव कंपाउंड है, ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड H प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है। OH के पास लोन पेयर है, ये भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एसिड है तो एसिड में भी क्या होता है बच्चों, प्रोटोनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तीन कंपाउंड है। हम इसको दोबारा फिर से स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं बच्चों, ओपन करके इसको, फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए इसमें रटने की जरूरत नहीं होता कि डबल बॉन्ड पे अटैक करा दो, OH पे अटैक करा दो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है बच्चों। आपको तो इसी तरीके से बेसिक सोचना है कि कहाँ पे हम अटैक करा सकते हैं, तो हम सारा पॉसिबिलिटी सोचेंगे पहले। ये देखिए हमारा ये OH यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, डबल बॉन्ड दिया हुआ, उसके बाद यहाँ से देखिए ये इस तरीके से एसिड बना रखा है। अब जब एसिड बनाएंगे तो एसिड का सोचे कंस्ट्रक्शन ये कैसा रहा होगा, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। अब इसके ऊपर आप H प्लस ला रहे हो, इसके ऊपर क्या ला रहे हैं, H प्लस ला रहे हैं। तो अब सोचिए कि H प्लस कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। आप जैसे देखिए साइड खोजिए, यहाँ पे भी अटैक हो सकता था चूंकि लोन पेयर है, डबल बॉन्ड पे भी अटैक हो सकता है चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इन दोनों ऑक्सीजन में भी किसी ऑक्सीजन पे अटैक होगा। इन दोनों में अगर होना होता तो इस ऑक्सीजन पे होता, इन दोनों ऑक्सीजन में अगर हम H प्लस का अटैक करते भी तो इस ऑक्सीजन पे करते। आपको पूछेगा इस ऑक्सीजन पे क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है बच्चों वो डीलोकलाइज है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा, तो ये यहीं पे आना होगा तो आएगा। अब फाइनली इसको जाएगा कहाँ पे, तीनों पॉसिबिलिटी हमें दिख रहा है, अब इसको जाना कहाँ पे है। तो बच्चों जब भी आपको H प्लस का रिएक्शन कराना हो, कभी भी ये स्टेटमेंट हमेशा सही होता है बच्चों, ये आप ध्यान भी रखें। कभी भी अगर आपको वैसे रिएजेंट से रिएक्शन कराना हो जो H प्लस डोनेट कर रहा, मतलब जिस रिएजेंट का एक्टिव H प्लस हो, ठीक है, एक्टिव स्पीसीज H प्लस आयन हो, तो जब भी आपको H प्लस का अटैक कराना हो तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि उस पार्ट पे H प्लस का अटैक होगा जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए बच्चों, स्टेबल होना चाहिए। अब जैसे देखें अगर हम OH पे अटैक कराएंगे तो OH पे जैसे ये अटैक होगा यहाँ पे H2O प्लस बनेगा, प्रोटोनेटेड वाटर बन जाएगा, और ये मॉलिक्यूल बहुत तेजी से लीव करना चाहेगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अब सोचिए ये कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो ये कार्बोकेटाइन इस डबल बॉन्ड के साथ क्या कर लेगा, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल जाएगा इसको, और यहाँ पे अल्फा H भी 3 3 मिलेगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिख रहा। कोई कहेगा अच्छा हम डबल बॉन्ड पे करते तो क्या होता, तो डबल बॉन्ड पे अगर करते तो या तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता या तो यहाँ पे बनता, तो दोनों में से आप कहीं भी बना के देख ले, यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं होने जा रहा बच्चों, ठीक है। अब बात आता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर तो प्रोटोनेशन होगा, यहाँ तो कार्बोकेटाइन इवन बनेगा भी नहीं। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि OH और डबल बॉन्ड में कहाँ पे हमें H प्लस को अटैक कराना, तो जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब बच्चों ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा वो इस H प्लस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा
ये कुछ इस तरीके का बच्चों यहाँ पे बन जाएगा। प्रोटोनेटेड वाटर आप यहाँ पे दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या करते हैं बच्चों, कार्बोक्टाइन बना रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे जैसे जुड़ेगा तो ये H2O प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाता है बच्चों, लेव कर जाते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब सोचें कि ये ऐसा रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा अभी भी क्या है, एसिड दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें होगा क्या कि ये जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा तो ये तुरंत क्या कर जाएगा बच्चों, रेजोनेंस करेगा। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको मिल रहा है, इसीलिए इसका एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। चलिए हम इसके नीचे लिख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इसका लिखेंगे तो ये देखिए कैसा बन जाएगा, ये अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो ये डबल बॉन्ड बच्चों क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये डबल बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा और यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन दिख जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन ऐसा रहेगा हमारे सामने, तो ये C डबल बॉन्ड O है और ये वापस क्या बच्चों, OH है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कार्बोकेटाइन आ गया। क्या आ गया बच्चों, कार्बोकेटाइन आ गया। अब सोचें कि अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ होता, ठीक है, स्टेबिलिटी था, लेकिन ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये बच्चों ध्यान रखना, ये शिफ्टिंग नहीं है, मतलब ये रीअरेंजमेंट नहीं माना जाएगा। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है वहां पे एटम का ट्रांसफर होना चाहिए, बॉन्ड का ट्रांसफर होना चाहिए, तब वो रीअरेंजमेंट कहलाएगा। और ये रीअरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ होता है। जबकि आप यहाँ देखें तो ये स्टेबल नहीं हो रहा, लेकिन ये एक दूसरे क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गए बच्चों। अब देखिए क्या होता है, जब फाइनल आपको कार्बोकेटाइन मिले तो आपके पास दो तरह का कार्बोकेटाइन है, एक कार्बोकेटाइन ये है, एक कार्बोकेटाइन ये है। अब सोचिए इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो डिस्टेंस भी ज्यादा बच्चों, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब स्ट्रेन वाला स्ट्रक्चर बनेंगे। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक ना करके यहाँ पे करेगा। क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ना तो कार्बोकेटाइन यहाँ है ना तो कार्बोकेटाइन यहाँ, इन दोनों ही जगह पे कार्बोकेटाइन का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि इन दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर एक बना होगा। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ये जो लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे सोचें, नहीं तो आप इन दोनों में भी आप सोच सकते हैं कि ये ऑक्सीजन बेटर अटैकिंग होगा, ये ऑक्सीजन बेटर अटैकिंग होगा। तो हम कहेंगे कि इन दोनों ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन ज्यादा बेटर अटैकिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे अटैक करेगा। ये जैसे ही अटैक करेगा किसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर आएंगे और ये बॉन्ड इधर आएंगे। आप आसानी से करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर दें, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ से बाय प्रोसेस अगर गुजरे तो ये हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे आप दो डबल, ये दो CH3 लगा हुआ, इसको आप लगा दें, ये ऐसा बन जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन ऐसा गया, ठीक है, ये यहाँ बना दिए। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये वाला बॉन्ड बन गया बच्चों। फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे बन सकता है। अब यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो कार्बोकेटाइन था यहाँ पे ये OH अटैक कर दिया होगा, और ये यहाँ पे क्या आ गया होगा, प्लस चार्ज आ गया होगा, और ये प्लस चार्ज वापस फिर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर ये डिप्रोटोनेट हो जाए तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और देखें ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो ये वाला, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। हम देखें ये वाला सा करा दिए, लेकिन आप इससे कराएंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ये इधर से भी अटैक कर सकता है, प्रोसेस मेन यही होगा। और यहाँ फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा तो अपने आप ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 78 में क्या कर रहा बच्चों, ये कह रहा हाइपर कंजुगेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ p इलेक्ट्रॉन इनटू ए नियर बाय इम्पिटी ऑर्बिटल। तो p इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता बच्चों, ये डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अपने नजदीक के वैकेंट p ऑर्बिटल में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है इफेक्ट
स्मॉल डोनेटिंग इंडक्टिव इनटू कार्बोकेटाइन, कह रहा इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिवली इनटू ए कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हाइपर कंजुगेशन में होता नहीं है बच्चों, और हाइड्रोजन और कार्बन का माइग्रेशन तो होगा ही नहीं। यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ ए कार्बन और हाइड्रोजन फ्रॉम वन कार्बोकेटाइन टू अनदर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बी आंसर, ये तो रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए 79 वापस फिर से उसी तरह का सवाल हो गया कि यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब बात आएगा कि हम किस डबल बॉन्ड या किस OH पे अटैक कराएंगे। तो फिर से बच्चों आपको वही सोचना है कि यहाँ भी OH है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, तो आपको किस सेंटर पे अटैक कराना। तो इसका रूल यही है कि आप उसके ऊपर अटैक कराएं जहां पे बनने वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई करता है तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा बच्चों, ये कार्बोकेटाइन सिंगल डबल रेजोनेंस में है। फिर कोई कहेगा ये करते हैं तो ये भी रेजोनेंस में है, और इन दोनों में से करते हैं तो भी रेजोनेंस में आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो ये वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस तो यहाँ बनने वाले कार्बोकेटाइन को मिलेगा या फिर यहाँ बनने वाले को मिलेगा। देखिए रेजोनेंस यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए, दोनों सेम ही कर रहा है। तो फर्क किसमें पड़ेगा बच्चों, अल्फा एच में। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसका अल्फा एच 5 होगा, जबकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसका हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो रेजोनेंस से तो दोनों का सेम स्टेबिलिटी आ रहा था, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ये हाइपर का, तो हाइपर कंजुगेशन बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे में फर्क पड़ेगा। यहाँ वाला जो हाइपर कंजुगेशन वो ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें ये डिसाइड हो गया अब कि फाइनली किस कार्बोकेटाइन पे बनाना, मतलब डबल बॉन्ड इन दोनों में से अटैक होगा या दोनों वैस। तो ये जो H प्लस है बच्चों वो यहाँ पे अटैक फाइनली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल बनने वाला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे तो हमारा ये रह ही जाएगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेंगे, और ये देखिए क्या दिया हुआ, ये डबल बॉन्ड है, फिर से यहाँ पे ये इस तरीके से दे रखा, फिर से यहाँ पे ये OH दे रखा, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है। अब जैसे ये डबल कार्बोकेटाइन बना तो ये क्या होगा बच्चों, ये तो रियल हाइब्रिड है नहीं, तो रिएक्शन तो हम लोग हाइब्रिड के ऊपर कराएंगे। इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अब अगर जज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये कार्बोकेटाइन फिर से ऊपर जाएगा, ये कार्बोकेटाइन अगर ऊपर चला गया तो ये यहाँ पे आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी क्रिएट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो रहे हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो रहा है, अब हो सकता है कि कार्बोकेटाइन यहाँ पे भी ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके आए, वो आ सकता है। लेकिन जैसे ये यहाँ पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको अटैक कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर अटैक कर जाएगा तो सोचिए ये किस तरह का मॉलिक्यूल अब आपके सामने आ जाएगा। तो एक CH3 रह जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड तो ऐसा है ही, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसा आएगा, और इस कार्बन से और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे पहले अगर कायदे से देखें तो यहाँ पे ऐसा आया होगा, फिर से यहाँ से क्या होगा H प्लस हटा देंगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा। ये ऐसा मॉलिक्यूल कहाँ दिख रहा है बच्चों, बी में दिख रहा है। तो कोई भी रिएक्शन कराएं तो रट के नहीं करें कि कहीं भी अटैक करा दे, सबका एक प्रोसेस था बच्चों। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। H प्लस का अटैक करने का एक ही रूल है कि उस सेंटर पे अटैक कराएं जहां पे बनने वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, और अगर आप वहां से करते हैं तो बाकी सारा चीज अपने आप होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 79 भी हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 में देखें क्या कर रहा बच्चों, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई वन प्रोपाइन कैन बी डीप्रोटोनेटेड बाय इथाइल एनायन। तो इसका बच्चों एक तरह से देखें तो आपको लगेगा कि एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि अगर हम लोग वन प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिखें तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, वन प्रोपाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा वन प्रोपाइन। अब इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है इथाइल एनायन के साथ, इथाइल एनायन के साथ। तो ये इसका रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखें इसमें कह रहा है कि ये डिप्रोटोनेशन करा, डिप्रोटोनेशन करने का मतलब
कि यहाँ पे ऐसा रिएक्शन हुआ है, ऐसा रिएक्शन हुआ है, डिप्रोटेशन चल जाएगा तो ये यहाँ से H प्लस ले जाएगा और ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो चुका है तो कह रहा कि बताइए इसका रीजन क्या है, ये क्यों हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में वीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड अपने से वीक एसिड बना रहे होंगे तभी कोई एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। या अगर हम बेस की बात करें तो अपने से ज्यादा, ये कोई बेस जो होगा, स्ट्रॉन्गर बेस क्या होगा, अपने से कम बेस को बनाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गर बेस वीक बेस को बना रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है, तो ये एसिड है और ये भी हम लोग इसके कंपेरिजन में एसिड मानेंगे। तो एक तरह से देखें इन दोनों में तो ये वीक एसिड कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे उसी तरीके से अगर हम बेस कंपेयर करें बच्चों ये और ये दोनों में कौन अच्छा बेस है, तो ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है और ये क्या है, वीक बेस है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए बच्चों क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहा है और ये बेस कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो होना ही था। ठीक है, बट रीजन ढूंढना कि क्यों हो रहा है। तो क्यों होने का रीजन तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे देखें क्या क्या दे रखा आपको, अगर ऐसा है तो वो रीजन ये भी हो सकता था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को बना सकता है, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को बना सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रोड्यूस करे, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये और ये नहीं बना सकते हैं, जबकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या दे रखा, कह रहा क्या कि एसिटाइड, मतलब ये वाला है। ठीक है, एनाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द इथाइल एनाइन। तो यहाँ पे देखिए ये तो गलत बात है। ठीक है, चूंकि हम कैसे डिसाइड किए कि स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, तो बेस का मतलब होता है H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना। तो अब देखिए ये ज्यादा देने की टेंडेंसी रखता है, ये ज्यादा देने की टेंडेंसी रखा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका हाइब्रिडेशन निकालना होगा। अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 आता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर होगा उसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होगा बच्चों ये sp3 है, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25% होगा। और यहाँ पे ये sp है और sp में s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 50% होगा। और s कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। डोनेटिंग टेंडेंसी घटेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। या आप स्टेबिलिटी से भी देख सकते हैं कि ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब ये वाला बात तो गलत हो गया बच्चों कि ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा इसके कंपेरेटिवली, तो ये बात गलत हो गया। अब कह रहा है इथीन, इथेन हैज ए लोअर के ए देन एसिटिलीन। अब देखें एसिटिलीन एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका मतलब इसका के ए वैल्यू ज्यादा रहा होगा किसके कंपेरेटिवली, इसके के ए वैल्यू से। अगर इसका के ए ज्यादा है इसका मतलब इसका पीके ए कम होगा किसके कंपेरेटिवली, इसके कंपेरेटिवली। यहाँ तो उल्टा बात बोल रहा, कह रहा कि इथेन का ही पीके वैल्यू कम है जबकि किसका होगा, एसिटिलीन का पीके वैल्यू कम होगा, तो ये भी बात गलत हो गया। अब इसमें देखिए कह रहा क्या कि द लोन पेयर ऑर्बिटल, इसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव एनायन की बात कर रहे हैं, एसिटाइड एन हैव मोर एस कैरेक्टर देन दोज इन द अल्काइल एनायन। अब देखिए यहाँ पे ये बात सही है क्योंकि ये वीक बेस था, वीक बेस होगा तो रिएक्शन इधर जाएगा, और वीक बेस होने का रीजन इसका यही तो है कि 50% एस कैरेक्टर है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम रखेगा, तो ये ज्यादा रखेगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, इसका मतलब ये आंसर तो हो जाएगा। फिर इसमें देखिए कह रहा है एसिटाइड एनायन इज ए वीकर बेस देन अल्काइल एनायन, ये भी बात सही है कि वीकर बेस था इसीलिए रिएक्शन इधर जा रहा है, चूंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ रिएक्शन चलता है एसिड बेस रिएक्शन, इसलिए इसका दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका सी और डी दोनों ही आंसर है।